नमस्कार जी। हाजा राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले जुड़ने के लिए। कुछ और साथी भी जुड़े हैं, उनके भी नाम स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं तो मैं करता हूं। ज्ञान चंद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। 8:55 हो चुके हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं पंजाब केसरी टीवी पर आज दिन भर की सियासी चर्चा लेकर। रोशन मालपा जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बाली नंबरदार जी, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र राजपूत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज का बड़ा सवाल जिस पे हम चर्चा करेंगे वो यही है कि क्या बगावत ने बीजेपी की हालत इतनी पतली कर दी है कि अब उसका रिवाज बदलने का फार्मूला कहीं उसको अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। गर्ग जी नमस्ते। प्रेम सिंह गर्ग जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अजय टिटू जम्बाल जी नमस्ते। पवन ठाकुर जी नमस्कार। संजीव चौधरी जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। श्याम सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जयलम सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। काइंडली शेयर कर दीजिएगा। कमल वर्मा जी, मैं चाहता हूं कि तमाम लोग अगर एकदम से ही जुड़ जाएं तो फिर उसके बाद फिर हम इसको पूरा विस्तार देंगे। आज की हमारी खबरों में सबसे पहले चर्चा इसी बात की करेंगे कि क्या बगावत ने बीजेपी की हालत पतली कर दी है, इतनी पतली कि अब मोदी को फोन करके बागियों को मनाना पड़ रहा है। पूरा मामला आपको बताएंगे। कृपाल परमार को फोन आया था, क्या क्या हुआ था ये भी दिखाएं बताएंगे। उधर रैलियों में भी मोदी ने आज चुनाव चिन्ह देखने की बात करी। चेहरा नहीं चिन्ह देखिए, ये जगत प्रकाश नड्डा ने पंच परमेश्वर कार्यक्रम से राग अलापना शुरू कर दिया था। खुद जगत प्रकाश नड्डा आज और उससे पहले भी बिलासपुर जिला में ही एक एक कंस्टिट्यूंसी में 3-3 नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। इसके क्या मतलब है? मतलब तो इसके भी निकाले जा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ओपीएस और अग्निवीर जैसे मुद्दों के बाद अब लटकी हुई भर्तियों को लेकर भी और पुलिस पे बैंड को लेकर भी मामला मुद्दा उसको शामिल किया है और उस पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। गुरु जी को श्रद्धांजलि देंगे। देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जाते जाते भी वो अपना वोट डाल ही गए। उधर सिसोदिया बोले छोड़िए डबल इंजन, नया इंजन की सरकार लाइए। तो आज तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आज सुबह एक दुखद खबर आई। देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी जी चीनी गांव कल्पा वाले अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया। 25 अक्टूबर 1951 को उन्होंने पहला वोट डाला था। बतौर इलेक्शन ड्यूटी उनकी लगी थी तो उस दौरान उन्होंने वोट डाला था। और बाद में जब दस्तावेजों की जांच पड़ताल 2007 के चुनाव के दौरान हुई, जब फोटो पहचान पत्र बन रहे थे मतदाताओं के, तब यह मामला सामने आया। और फिर जब तय हुआ कि वो देश के प्रथम मतदाता हैं तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए वो एक अमूल्य हीरा बन गए। लेकिन आज हमने वो हीरा खो दिया। लेकिन फिर भी मतदान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति ऐसा लगता है कई बार सहयोग होता है। सहयोग ही था। 2 दिन पहले उन्होंने अपना मत जो था वो पोस्टल बैलेट के जरिए कास्ट किया, वोट डाला अपना अपना, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। कोई एक मतदान उन्होंने तब से लेकर आज तक मिस नहीं किया। जाहिर है कि वो शख्स सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के लिए ही बना था। जाते जाते भी अपना लोकतांत्रिक हक उन्होंने अदा किया और यही हमारे लिए बड़ा संदेश है और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम सब इस बार बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लें और एक भी मतदाता ऐसा ना रहे जो बूथ पे जा ना पहुंचे और अपने मतदान का प्रयोग न कर सके। मुख्य चुनाव आयुक्त देश के राजीव कुमार, उनके निधन पर आज बाई एयर कल्पा पहुंचे और उन्होंने उनके परिवार को ढाढ़स बनाया और गुरु जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुंदरनगर की अपनी जनसभा में सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी। तमाम दूसरी बड़ी हस्तियों ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। हमारे परिवार की ओर से भी, आप सब की ओर से भी हम उस दिवंगत आत्मा को शत शत नमन करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उनकी आत्मा को स्थान दे। और हम आपसे ये भी अपील करते हैं कि मतदान के प्रति उनके जुनून को देखते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी तरह से दीजिएगा कि अधिक से अधिक मतदान हो। 100% मतदान टफ लगता है लेकिन असंभव नहीं है। आप कर सकते हैं, इसको करिएगा। यही गुरु जी को, श्याम शरण नेगी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उधर आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने पहले ही कैबिनेट में ओपीएस लागू करने की बात लगातार कांग्रेस कर रही है। उन्होंने पहले ही कैबिनेट में युवाओं को 1 लाख नौकरी देने की भी बात करी। जाहिर है ये पहली कैबिनेट में नहीं मिलेगी, लेकिन 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात करिए तो मान के चलिए कि हर साल 1 लाख युवा को नौकरी एवरेज देनी उनको
पड़ेगी, उसके लिए बना। उन्होंने आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दे को भी छुआ, जिस मुद्दे को लास्ट कैबिनेट में जयराम सरकार ने कुछ गोल मोल करके परोसने की कोशिश करी। उसको लेकर अब उन्होंने कहा कि पहली ही कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मियों के लिए पॉलिसी बनेगी और पुलिस का कॉन्ट्रैक्ट भी 2 साल का होगा। आपको याद है ना, 2+2 हो गया है, 2+3 को लेकर बड़ी समस्या रही पुलिस पेमेंट के लिए, तो पुलिस भाइयों के लिए भी उन्होंने कह दिया कि 2 साल का ही होगा, जैसे बाकियों का है। अब ये देखना होगा कि कल कांग्रेस के बाद बीजेपी जब अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी तो वो क्या करती है, लेकिन फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का ही होगा, बाकियों का भी 2 साल का ही है। और ये जो है कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि वो एक ऐसा भर्ती कानून लाएगी जिसके तहत भर्तियां 6 माह के अंदर ही पूरी करनी होगी। अगर कोर्ट में भी फंस दिया तो 6 महीने के भीतर ही उसको क्लियर करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि डेट पे डेट मांगते जाइए और JOIT वाले बेचारे हर डेट पे ये इंतजार करते रहे कि आज कोई उनके पक्ष में फैसला आएगा, आज सरकार उनका कुछ सुनेगी, आज सरकार के वकील उनका कोई पक्ष रखेंगे और माननीय अदालत से ये भर्ती रिलीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई भर्तियों के मामले में ऐसा हुआ है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अब इस वर्ग को भी पकड़ा है। 19,000 बच्चे तो JOIT वाले ही हैं, 817 वाले ही, बाकी 939, 909, 447, 556 ये अलग रहे होंगे। और बाकी चीज़ें ठीक हैं। दिहाड़ीदारों की मजदूरी 500 रुपये करने की बात करी है। मनरेगा में भी उन्होंने जो है बढ़ोतरी करने की बात करी है। और बिजली पानी ये मसले वो पहले भी बताते रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली हो जाएगी जी, फ्री हो जाएगी। ये सारे मसले जो हैं उन्होंने उठाए हैं। लेकिन फिर भी मैं जो मुख्य मसले हैं उनको एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूँ। आज OPS बहाल करेंगे जी, 5 साल में 5 लाख को रोजगार देंगे। वही बात है कि महिलाओं को 18 से 60 साल की महिलाओं को 15 माह प्रतिमाह 1500 रुपये प्रतिमाह देंगे। पशुपालकों को 80 रुपये की दर से दूध खरीदेंगे गाय का और भैंस का 100 रुपये की दर से खरीदेंगे। गोबर भी खरीदेंगे 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। 300 यूनिट बिजली फ्री। 63,000 रिक्त पद भरेंगे। ये बड़ी बात है जो अभी डाइंग कैडर में डाल दी है बहुत इसमें से। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 350 रुपये हो जाएगी। आम मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपये हो जाएगी। चारे पर विशेष सब्सिडी, हर घर में 4 गाय की खरीद पर सब्सिडी। भेड़ पालकों को मशीनें, शेयरिंग मशीन जो है भेड़ों के बाल काटने के लिए वो दी जाएगी। टैक्सी परमिट की अवधि भी 15 साल करने की जो है बात कांग्रेस ने कही। एक बड़ा मुद्दा था, हमारे टैक्सी ऑपरेटर भाई कोरोना की मार से त्रस्त थे, वो चाह रहे थे कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाए। 1-2 बार बात भी हुई। मंडी में मोदी जी की रैली थी जब 27 दिसंबर वाली, उससे पहले भी कुछ बात हुई थी, लेकिन बात बनी नहीं, सिर्फ हुई थी। और जो बात बने नहीं, सिर्फ हो, उसके होने का कोई लाभ नहीं होता। तो आज टैक्सी ऑपरेटरों को भी जो है एक बड़ा इस तरह से वायदा जो है कांग्रेस ने किया है। राशन की दुकानों को 1 टाइम लाइसेंस की व्यवस्था कर दी जाएगी। APL राशन कार्डों की तर्ज पर BPL को भी राशन देने की बात है। युवा आयोग का गठन करने की बात करी है, ये बड़ी बात है। हालांकि स्वर्ण आयोग पर वो अभी चुप है। मनरेगा में कार्य दिवस बढ़ाकर 150 कर दी जाएंगे। अब तक 100 है, अब 150 कर दिए जाएंगे। भारतीय विधान गठित करके 6 महीने में रिजल्ट निकाला जाएगा। होम गार्ड के जवानों को पूरा साल काम दिया जाएगा। ये भी बड़ा मुद्दा था होम गार्ड वाला। कांग्रेस ने चुन चुन के मुद्दे उठाए हैं। होम गार्ड वाला मुद्दा भी था। हालांकि नफरी इनकी कम है। 2500 का टोटल कैडर है, 1600 हैं, लेकिन 1600 परिवार हैं। और अब इसको जो है उन्होंने कह दिया कि पूरा साल उनको जो है देंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति बनेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की रिटायरमेंट एज 60 साल कर दी जाएगी। ये भी एक बड़ा फैसला है। ऐसी स्थिति में अब कर्मचारियों के लिए एक ही मुद्दा बचता है जिसको बीजेपी कल टच कर सकती है। OPS की तो उम्मीद नहीं है, देख लीजिए, कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई संकेत नहीं है। पहले कहा गया था कि 5 तारीख का इंतजार कीजिए, अनुराग ठाकुर ने कहा था कोई बड़ा होने वाला है। लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कुछ बड़ा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी दोनों रैलियां हो गई और उन्होंने वही जो उनका स्टाइल है कि मैं यहाँ आया तो ऐसा करता था, वहाँ आया तो ऐसा, तो लोकल्स को जो टच करते हैं वो उनका अपना स्टाइल है और उस स्टाइल से उन्होंने लोकल को टच किया और फिर अपनी रैलियाँ करी। लेकिन वो मामला जो टच करने की लोग उम्मीद कर रहे थे, खासतौर से NPS संघ के कर्मचारी, वो टच नहीं हुआ। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का बीजेपी भी वेट कर रही थी। अब कल क्या होता है, कल ये देखना होगा। अब ये एक मुद्दा इसमें रहता है कि जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, क्या इसको 1 साल करने की बात करती है बीजेपी, ये देखना होगा। यही बचा है मुझे लगता है। या OPS की अगर घोषणा भी करती है वो, तो OPS तो दी नहीं जा सकती। अब जो है वो
वायदा ही किया जा सकता है। तो गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम उम्र हमने क़यामत का इंतज़ार किया। तो क़यामत के इंतज़ार जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। वादों पे एतबार हो तो समय समय पर जो है उनको पूरा भी करते रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को अगर लगता है कि वो रिवाज बदल रही है तो अब कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठने की वजह यह है कि आज तेजी से एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में फतेहपुर से बागी प्रत्याशी, हालांकि उनकी नज़रों में वो बागी नहीं है, वो अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नज़रों में वो बगावत करके, क्योंकि बीजेपी के उपाध्यक्ष थे, पिछली बार भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, मान मनौबल हो गई थी, रातों रात फिर उनको कहा कि आपके बिना तो हमारी मीटिंग नहीं चलेगी, आप जल्दी पहुंचिए कृपाल जी। तो कृपाल परमार इस बार फिर से मैदान में है, क्योंकि उनकी टिकट कट गई थी और वो बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं और प्रचार में डटे हुए हैं। आज उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कथित रूप से नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ से जो आवाज़ आ रही है फ़ोन से, वो इतनी स्पष्ट नहीं है कि आप ये बता सकें कि मोदी जी हैं या नहीं हैं, लेकिन कृपाल परमार ने संबोधित इसी तरह से किया कि मोदी जी 2-3 बार उन्होंने कहा। इससे ये लग रहा है कि वीडियो जो है वो बिल्कुल सही है। उनके जब वो फ़ोन सुन रहे होंगे, किसी ने कहा होगा कि मोदी जी का फ़ोन आया, वो सुनने गए, तो ऐसा लग रहा है वीडियो को देखकर कि 2-3 लोग उनके समर्थक जो थे वो कहीं किसी कार्यक्रम में थे, तो समर्थक भी साथ में थे, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हालांकि कृपाल परमार उस वीडियो में ये कहते हुए भी सुने जा सकते हैं कि मत बनाओ, रहने दो, ये मत करो, लेकिन उतनी देर में वो फ़ोन कनेक्ट हो जाता है कृपाल परमार का, और जब फ़ोन कनेक्ट हो जाता है तो फिर जो है वो उन लोगों को कुछ नहीं कह पाते कि आप वीडियो बनाइए या नहीं बनाइए। इस तरह से जो है इनका ध्यान चला जाता है और फिर दिक्कत ये हो जाती है कि सारी बात रिकॉर्ड होती है और उस रिकॉर्डेड बातचीत को जो है वो अब वायरल हो गई है, वो किसी ने उसको इंटरनेट पे डाल दिया और वो वीडियो जो है वायरल हो गया है। ये माना जा रहा है कि ये 27 तारीख का वीडियो है। आइडिया लगाया जा रहा है क्योंकि 29 तारीख नाम वापसी की आखिरी तारीख थी, 25 जो थी वो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। ऐसी स्थिति में जो है ये माना जा रहा है कि 27 के आसपास का जो है ये वीडियो है, और तभी क्योंकि उसमें वो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर आपने 2 दिन पहले ये फ़ोन किया होता तो फिर अलग बात होती। मोदी जी की तरफ से जो बात में आ रही है, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में अगर तुम्हारा कोई भी हक है और तुम्हारे जीवन में मेरा कोई भी प्रभाव है तो आप जो है तुरंत चुनाव से हट जाओ। इस पर कृपाल परमार नड्डा की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि नड्डा जी मुझे पिछले 15 साल से जलील कर रहे हैं। पीएम कहते हैं मैं देख लूँगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मेरा कोई रोल है तो आप हट जाएं। फिर परमार कहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा रोल है, मेरे लिए तो आपका आदेश भगवान का आदेश है, लेकिन मोदी जी ये 2 दिन पहले हो जाता तो बेहतर होता। लेकिन मोदी कुछ सुनते नहीं हैं और फिर परली तरफ से फ़ोन कट जाता है। उसके बाद अगर ये 27 तारीख का ही वीडियो है तो जाहिर है कि अभी भी कृपाल परमार डटे हुए हैं। लेकिन इसके 2 मतलब हैं। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी अपने साथियों को लेकर चिंतित हैं, वो नहीं चाहते कि उनके साथी ऐसी परिस्थितियों में बाहर छिटके। लेकिन दूसरा मतलब जो है वो थोड़ा गंभीर है। क्या बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब नरेंद्र मोदी को बागियों को मनाने के लिए फ़ोन करने पड़ रहे हैं? और यदि हाँ तो किस किस को करेंगे? एक अकेले परमार तो बागी है नहीं। महेश्वर को चौपर गया, लेकिन राम सिंह का क्या हुआ? वो तो मैदान में है। हितेश्वर मैदान में है, जिनके चक्कर में महेश्वर की टिकट कटी। महेश्वर रोए धोए, लेकिन शायद पिता वहां कमजोर पड़ गया और पुत्र के चक्कर में उसने अपना नुकसान झेल लिया। बट पुत्र अभी भी मैदान में है, राम सिंह मैदान में है। उधर कुल्लू में बगावत है, माफ कीजिए मनाली में, कुल्लू तो है ही, मनाली में भी बगावत है। इस तरह से चौपर आप कहाँ कहाँ भेजेंगे, कहाँ कहाँ नरेंद्र मोदी फ़ोन करेंगे, ये देखना होगा। अभी देखिए
किशोरी लाल डटे हुए हैं, तेजवंत नेगी डटे हुए हैं और कई लोग डटे हुए हैं। लगभग 11 सीटों पे जो है अभी 11 से 12 सीटों पर अभिषेक ठाकुर डटे हुए हैं। आप रोज निकालते हैं लेकिन फर्क नहीं। राजेंद्र धीटा डटे हुए हैं। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है। तो क्या इस प्रॉब्लम का ये असर पड़ गया है कि बीजेपी की स्थितियां इतनी परेशानी वाली हो गई हैं कि अब उसको जो है इस तरह से स्थितियां हो गई हैं कि प्रधानमंत्री को फ़ोन करना पड़ रहा है। ये बड़ी परेशानी वाली बात है। आज प्रधानमंत्री, अब उसके इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री की आज की रैलियों के भाषण देखें आप, तो उन्होंने यही कहा कि चिन्ह देखिए, सिर्फ कमल का फूल देखिए। जाहिर है कि उनको भी इस चीज़ का आभास है कि गिले शिकवे बहुत है, बगावत बहुत है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पार्टी के नाम पर किसी को अपना बनाया जा सकता है, अपने साथ रखा जा सकता है, तो वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक भी बीजेपी के लिए साबित हो सकता है। विशेषज्ञ इसको इस तरह से भी देख रहे हैं क्योंकि हर चीज़ के जो है अलग अलग हिसाब किताब से देखना पड़ता है। उन्होंने जन जन तक जो है अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता तक जाएं। तमाम जो चीज़ें थी वो उन्होंने उनको समझाई। और तो और जयराम जी 5 साल तक टोपी की राजनीति खत्म करने की बात करते रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हरी टोपी पहनकर संबोधन किया। लेकिन बात तो वही है ना कि देखिए, मंडी से प्रवीण शर्मा लड़ रहे हैं, बिलासपुर से सुभाष शर्मा लड़ रहे हैं, बंजार से हितेश्वर, किन्नौर से तेजवंत नेगी, चंबा में इंदिरा जिनको टिकट दिया था वो बगावत पे उतर आई 2 दिन के भीतर ही। नूरपुर से कृपाल परमार हैं ही, देरा में होशियार सिंह है, आनी में किशोरी लाल हैं, करसोग में युवराज कपूर हैं, बड़सर में संजीव शर्मा है, नारायणगढ़ में KL ठाकुर हैं। कौन नहीं है, कौन नहीं है। एक नारा लगता है ना चुनाव में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब यहाँ तो यह है कि कई है टक्कर में, इसलिए मामला फंस गया चक्कर में। ये उल्टा हो गया है। तो इन बागियों पर जो है गाज भी गिर चुकी है। तेजवंत को निकाल चुके हैं, किशोरी लाल को निकाल चुके हैं, कृपाल को निकाल चुके हैं, KL ठाकुर को निकाल चुके हैं और मनोहर धीमान भी लड़ रहे हैं जी, उनको भी निकाल चुके हैं। लेकिन बात यही है ना कि एक तरफ आपने निकाला है, दूसरे प्रधानमंत्री को फ़ोन करने पड़ रहे हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री की गरिमा का भी सवाल था जो वायरल नहीं करना चाहिए था कृपाल परमार के समर्थकों को। पहली बात, ये वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, जब ये बाहर आ गया है तो इस पर हर आदमी अपने ढंग से टिप्पणी करेगा। मेरे लिए इसके 2 मतलब हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा टच में है हिमाचल के लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल है और वो नहीं चाहते कि उनके पुराने साथी जो हैं इस सफ़र में, इस मुकाम पर, इस मोड़ पर छूट जाएं। ये उनकी महानता है प्रधानमंत्री की कि वो कृपाल को खुद फ़ोन करके कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में मेरा कोई रोल है तो आप मेरी बात मानिए। ये एक अपनेपन के ही तहत इस तरह की बात की जा सकती है। लेकिन इसका दूसरा अगर सियासी मतलब आप लें तो सियासी मतलब यही है कि बीजेपी की हालत बगावत ने पतली कर दी है और अब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री को भी इस तरह से फ़ोन करके लोगों को मनाना पड़ रहा है। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार छोटी छोटी जनसभाएं करने के लिए मजबूर हैं अपने ही जिले में, क्योंकि वहाँ भी बगावत है, वहाँ भी बगावत है। दिन में 10 जनसभाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। कहीं कोई प्रभारी किसी के घर नाश्ता करने चले जाता है, कहीं कोई खाना खाने चले जाता है मान मनोबल के लिए। लेकिन बात हुई है ना कि अब शायद देर हो गई है। कितनी देर हुई है कितनी नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बीजेपी टिकट वितरण से पहले बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल दिख रही थी, वो बीजेपी अब उतनी कंफर्टेबल नहीं दिख रही है। और टिकट वितरण में जो बीजेपी की कुछ गलतियां हुई, बीजेपी तो मानेगी नहीं, लेकिन जो लोगों को लगता है कुछ गलतियां हुई, उसकी बदौलत कांग्रेस जो है वो थोड़ा गेन कर गई। अब मामला बिल्कुल नेक टू नेक है। बहुत सी जगहों पे ये मालूम नहीं है, आप चाहे जितना मर्जी घूम लें, ये मालूम नहीं चल रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हालांकि कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसमें। हम आपको ये जरूर बताएंगे, ओपिनियन पोल हम नहीं कर सकते क्योंकि इस पर रोक है चुनावों की, लेकिन एग्जिट पोल में हम आपको तुरंत प्रभाव से बताएंगे कि ऊंट किस कदर बैठेगा, और अगर बैठेगा भी कि चित हो जाएगा, और किसका होगा, क्या रिवाज बदलेगा, क्या रिवाज रहेगा, इसकी चर्चा हम कर देंगे आपको जैसे ही आप मतदान के बाद शाम को हमारा ये वाला बुलेटिन देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। और कुछ मैं कल के कार्यक्रम जो हैं वो आपको बता दूं। अभी कल फिर से एक बड़े स्तर पर
अभियान जारी कर रही है बीजेपी और लगातार 68 का पहले जो है विजय संकल्प रैलियां करी। कल से नए सिरे से जो है विजय संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। कल अमित शाह पहले नगरोटा बगवा में होंगे, उसके बाद जो है जसवा परागपुर में 2 बजे रैली करेंगे, उसके बाद महतपुर में 4:30 बजे रैली करेंगे और शाम 7 बजे ऊना विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि ऊना की सीट भी अभी जो है पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाएगी कहाँ नहीं। और अनुराग ठाकुर लगातार वहाँ मेहनत कर रहे थे। 7 नवंबर को स्मृति ईरानी हिमाचल में 3 जनसभाएं करेंगी, रेणुका जी में 12 बजे, इंदौरा में 1:30 बजे और जसूर नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3:15 बजे। नितिन गडकरी 8 नवंबर को 2 जनसभा करेंगे, 12 बजे भरमौर और दोपहर 12:15 बजे 2:15 बजे द्रंग में। योगी आदित्यनाथ 8 नवंबर को 3 जनसभाएं करेंगे, पालमपुर में 11:15 बजे, आनी में 1:30 बजे और ठियोग में 3:30 बजे। ये कल जो है 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इसके बाद जो है अगला जो दौर है रैलियों का वो आएगा। प्रियंका गांधी की भी अभी 2 रैलियां प्रस्तावित हैं। ये भी माना जा रहा है कि शायद राहुल गांधी भी बीच में आएंगे, लेकिन दिलचस्प ढंग से अभी तक बड़े स्टार प्रचार की अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका ही आई है, सचिन पायलट आए हैं, इन्होंने रैलियां करी हैं, बाकी लोग अभी नहीं आए हैं। उधर आज आम आदमी पार्टी की ओर से मनीष सिसोदिया ने पालमपुर और घुमारवीं में अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो निकाला और दोनों ही जगह उन्होंने लोगों से अपील करी कि डबल इंजन की सरकार जो है काम नहीं करती है। एक इंजन इधर को चलता है, दूसरा इंजन उधर को चलता है और जब इधर उधर को चलता है तो खींचातानी होती है, सफ़र वहीं का वहीं रहता है, सफ़र पे हिमाचल नहीं निकल पाता जिस सफ़र पे विकास के निकलना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि इस बार नया इंजन लाइए। कितना लाते हैं कितना नहीं ये भी देखना होगा। हालांकि इस पर कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी जिस बैंक के साथ आई थी, जिस शोर शराबे के साथ, जिस जोर शोर से आई थी, जिस प्रचार के साथ आई थी, जिन दावों के साथ आई थी, जिस फैनफेयर के साथ आई थी, वो गायब है। अब ऐसा लगता है कि बस लड़ने के लिए लड़ा जा रहा है। मुकाबला कहीं है या नहीं है फिलहाल तो हमको दिखता नहीं है। अगले 3-4 दिन में हो जाएगा तो उसकी चर्चा जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच विजय जी, विजय वर्मा जी, मदन गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस सुझाव के लिए। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल एक आ रहा था बीच में से, मैं चाह रहा था कि अगर आ जाता बीच में तो। दिनेश जी, DRX अक्षय कौंडल जी थैंक यू, जीत ठाकुर जी थैंक यू। सुशील शास्त्री जी बिल्कुल आपके सुझाव पे गौर करेंगे जी। वीरेंद्र जी, LMK डेंगर जी थैंक यू वेरी मच। अभिषेक जी, अभिषेक चौधरी, निश्चित तौर से ये हक है, पेंशन हक है। ये अलग विषय है कि पेंशन कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं। आप इस चीज़ के से हम इनकार नहीं कर सकते कि एक कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद जो है जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे जो हैं उसका लालन पालन करेंगे। उसको आर्थिक स्वतंत्रता की जरूरत होती है, हर शख्स को होती है। बेरोजगारी का मुद्दा अपनी जगह है, रोजगार मिलने चाहिए, लेकिन जिसको रोजगार मिलता है उसको इस चीज़ की भी जो है उम्मीद रहती है कि उसको पेंशन मिले। इसलिए ये बिल्कुल है, ओपन डिबेट की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ओपनली डिबेट इस पे जो है चली हुई है। देवेंद्र सेन जी थैंक यू वेरी मच जी। झुंझुनू में गया था अशोक जी, अभी देखते हैं। झुंझुनू में भी अभी टफ फाइट है और वहां पे भी बगावत झेल रही है बीजेपी, राजकुमार कौंडल है वहां पे, देखना होगा जी। बिल्कुल संजीव राणा जी बिल्कुल आएंगे 12 तारीख को। देवेंद्र जोशी जी थैंक यू वेरी मच जी। अश्विनी शर्मा जी, OPS आपका मुद्दा ठीक है जी। नेताओं की पेंशन बंद कब होगी? आपकी लग जाएगी तो फिर नेता भी बच जाएंगे जी। नहीं तो नेताओं की तो बंद होनी चाहिए। नेताओं की पेंशन तो आप भी बंद करवा सकते हैं। शिमला कल नहीं आ रहे हैं अमित शाह जी, कल वहां है, कांगड़ा में है, नगरोटा बगवा में है और उसके बाद परागपुर में है। सुशील शास्त्री जी थैंक यू वेरी मच। रविंद्र शर्मा जी, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय शाह नहीं आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जय शाह नहीं आ रहे। रजीत जी, रोहित कुमार जी, अनिल कुमार धमान जी थैंक यू जी। सरका घाट का हाल भी हुई है जी, अभी घर के ना घाट के, अभी तो सरका घाट के।
लाइटर बीन में, बुरा मत मानिएगा। गुड नाइट। फतेहपुर वाले सारे स्टार हैं जी, फतेहपुर में तो मतदाता स्टार है। अभी है शायद रैली, अभी आएगी, अभी आएगी। थैंक यू वेरी मच। विकास शर्मा, मेरी बात से आप क्या अर्थ निकालते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, एक चीज़ ख्याल रखिए, तमाम लोग जो ये कहते हैं कि आपकी बातों से लगता है कि बीजेपी आ रही है, आपकी बातों से लगता है कांग्रेस आ रही है, आपकी बातों से लगता है आप आ रही है, आपकी बातों से लगता है सीपीएम आ रही है। वास्तव में ये सारी चीज़ें जो ग्रहण करने वाले के ऊपर निर्भर करती है। ग्रहण करने की क्षमता बहुत मैटर करती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। घास गाय खाती है, ग्रहण करने की उसकी क्षमता है, और ग्रहण करके आगे जो उसको रिप्रोड्यूस करती है वो दूध देती है। उस दूध को जब भुजंग ग्रहण करता है तो वो विष उगलता है। इसलिए ये ग्रहण करने की क्षमता है अपनी अपनी। मैंने जो कहा वो आप किस अंदाज में उसको समझना चाहते हैं इस पर बहुत डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करने की कोशिश करता हूँ, ना इधर ना उधर, ना मीन ना मेख, ना तीन ना तेरा, ना मेरा ना तेरा। साफ बात करने की मुझे आदत है, और इस चक्कर में कई बार मैं लोगों की नाराज़गी भी झेलता हूँ, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जिनकी जो नाराज़ हैं वो भी अपने ही हैं, मना लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।